नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, परामर्श में आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश और हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं 69th बीपीएससी के लिए स्टैट का कोर्स, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। ठीक है। इसके तहत हम क्या करेंगे, इस सीरीज के तहत कि हम जितना भी बीपीएससी का पीवाईक्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे। कल हमने 68 बीपीएससी के एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और साथ में ये भी डिस्कस किए थे कि बीपीएससी का ट्रेंड क्या है, अभी तक किन चीज़ों पे फोकस करके क्वेश्चन पूछती है अभी। तो हमने यही पाया कि बीपीएससी का ट्रेंड अभी तक 4 चीज़ों पे ही रहा है, मतलब 4 चीज़ों पे ही वो फोकस करती है। उन चारों चीज़ों को हमने कल देखा भी था और आज भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वो है आपका ये पाई चार्ट, ठीक है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और टेबल ग्राफ। इन्हीं चारों को बीपीएससी अभी तक फोकस की हुई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पाई चार्ट के साथ टेबल ग्राफ दे दे, ठीक है, मतलब कुछ पाई चार्ट दे, उसका इन्फॉर्मेशन टेबल में दे दे। ऐसा नहीं कि टेबल ग्राफ अलग चीज़ है, आइडेंटिटी उनका अलग नहीं है, बल्कि पाई चार्ट के ही कुछ इन्फॉर्मेशन को टेबल में दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा पूछ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पाई चार्ट लाइन ग्राफ को भी मैं मिला करके पूछा जाता है। अगर आप बैंकिंग का तैयारी करते होंगे तो आप अक्सर इस क्वेश्चन को देखते ही होंगे। ठीक है, लेकिन बीपीएससी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि दो आइडेंटिटी, मतलब दो डिफरेंट आइडेंटिटी को पूछ करके क्वेश्चन पूछा है, मतलब पूछ करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अभी तक सेपरेट क्वांटिटी ही रहता है, या तो पाई चार्ट होगा या लाइन ग्राफ या बार ग्राफ या टेबल ग्राफ। ठीक है, इसके बाद हम 68 का एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि इन चीज़ों को, जो कि जैसे लेक्चर 1 में हम पहला क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, आप वीडियो को देख करके ही नोट बना लें और समझ लें। ठीक है, आज हम 68 का रिमेनिंग क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कैसे हम पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे बार ग्राफ को सॉल्व करेंगे, कैसे लाइन ग्राफ को सॉल्व करेंगे। इन तीनों को हम डिस्कस आज कर लेंगे। ठीक है, कल से मेरा कोशिश ये रहेगा कि एक वीडियो में हम 1 साल का क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें। यानी कि कल अगर हम वीडियो लेकर के आते हैं तो उसमें हम 67th का चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। और 67th में भी सेम चीज़ पूछा था, लाइन ग्राफ से एक क्वेश्चन, बार ग्राफ से क्वेश्चन, टेबल से और पाई चार्ट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज क्या हम डिस्कस करेंगे, आज हम पाई चार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 68 बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, ये हाल ही में हुआ था, आपको पता होगा। अभी जनवरी में 69th का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हम चीज़ों को समझते हैं क्या कहता है और चीज़ें शुरुआत होती है अब से। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। हम उस वीडियो में सुधार करेंगे कि क्या हाँ कमी रहते, उन चीज़ों को हम सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर हम लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, जूम कर लेते हैं थोड़ा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो ग्राफ, ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पाई चार्ट क्या कहता है, पाई चार्ट क्या कहता है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी इन डिफरेंट एक्सपेंस सेक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द 2015, मतलब 2015 के तहत, ठीक है ना, एक कंपनी के द्वारा कुछ खर्च किया गया था और खर्चा डिफरेंट सेक्टर में हुआ था। किस किस में हुआ था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 20% हुआ था, इंटरेस्ट में 17% हुआ था, सैलरी होगा सर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सैलरी में, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या सेक्टर था, उसका कौन कौन सा एक्सपेंसेस था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रांसपोर्ट था, एडवर्टीजमेंट था, टैक्सेस था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, सैलरी था और इंटरेस्ट ऑन लोन था। इन चीज़ों को शॉर्ट में दे दिया है। ठीक है, और सबका परसेंटेज दिया है, इसमें 20%, 17%, 20%, 5%, 10%, 15% और 13%। हमने कल ये भी बात किया था कि अगर परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन है तो पूरा परसेंटेज अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। अगर यही चीज़ डिग्री के बेसिस से होता तो कुछ ना कुछ एंगल वैल्यू उसका दिया रहता, और उस केस में हम मानते कि टोटल एंगल जो है 360 डिग्री का होता ही है, मानते क्या। ठीक है, तो इसमें ये बात बताई गई है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन बस इतना ही था। और ये दिया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, यानी कि ये परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 20% लिख दिया ना, अगर नहीं रहता
और यहाँ पे लिखा रहता कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी, और यहाँ पे सिर्फ 20 लिखा रहता, तो आप उसको 20 नहीं मान करके 20% मानते हैं। क्वेश्चन में अगर 200 रुपया खर्चा हुआ है तो वो 20% है, ठीक है ना, तब यहाँ पे जो वैल्यू आता वो 40 आता। अगर 100 मान के करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 20 मानिए या 20% मानिए, सेम ही आता। लेकिन अगर वैल्यू चेंज हो जाता ना, तो यहाँ पे अगर 20 रहता तो फर्क पड़ जाता, आप उसको, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 40 होता, आप उसको 20 कंसिडर कर लेते। तो आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए, 1 मिनट इंस्ट्रक्शन आपका 36 नंबर बचा सकता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है समझिए, कि कंपनी मतलब कंपनी का व्यय की कुल राशि, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, शोध और विकास पर व्यय से कितना गुना है। यानी कि रिसर्च पे जो क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा हुआ है, वो खर्चा जो हुआ है, ठीक है ना, उसका कितना गुना कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है, ये आपसे पूछा है। इंग्लिश में देखते हैं कि हाउ मच टाइम्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा हुआ है, ठीक है ना, इस खर्चा का कितना गुना कंपनी का टोटल खर्चा है, ये आपसे पूछा है। और सवाल ये है कि टोटल खर्चा दिया हुआ नहीं है, कितना है, ठीक है ना। तब इस बेस पे आप क्या कीजिएगा कि टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना, तो आप ये मान के चलिए कि टोटल 100 ही दिया है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना माने, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि जब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कितना माने, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ था, ठीक है ना, हम ये मान लेते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर वो 100 हुआ था। जब 100 ही मानेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम 100 ही क्यों माने, तो आप 200 भी मान लीजिए ना, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन आप लिख दीजिएगा कि लेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज दैट। अगर हम 100 माने तो हम 100 लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 200 मानेंगे तो 200 पे भी आंसर आ जाएगा। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। हाँ, ऐसा डाटा मत मानिए जो कैलकुलेशन को टफ कर दे, ठीक है, आप उसमें फंस सकते हैं, ठीक है। तो हम 100 माने, ठीक है। हम ये भी बताएंगे कि अब दूसरा डाटा मानेंगे तो कैसे आंसर आ सकता है। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर हम 100 माने, यहाँ पर लिख देंगे लेट टोटल एक्सपेंडिचर इज 100। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा हुआ है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D है, और R&D पे जो खर्चा हुआ है वो 5% है। तो रिसर्च एंड डेवलप एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर ऑन, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर हम 100 माने हैं, ये हम माने हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन R&D ये कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% है। तो 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% ये 5 ही होगा। इसका मतलब 100 का 5% 5 हुआ, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टोटल एक्सपेंडिचर 100 है। तो आपसे यही पूछा है कि R&D पे जो खर्चा हुआ है, R&D पे जो खर्चा हुआ है, इसका कितना गुना टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो जब टाइम्स पूछे ना कि फर्स्ट क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, इसका मतलब वो रेशियो पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, और रेशियो से ही आप डिफाइन कर दीजिए वो कितना गुना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 100 है, और रेशियो कितना है R&D पे जो रेशियो 5 है। यानी क्या हुआ कि ये 20 होगा, और ये कितना होगा, 20 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। R&D पे कितना खर्चा होगा, 20 है, 1 है। तो सवाल ये है कि अगर R&D पे टोटल 5%, मतलब 5 खर्चा हुआ, टोटल 100 है, तो ये पता चल गया कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना R&D का कितना गुना है, 20 गुना है। तो हम अब लिखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर इज 20 टाइम्स ऑफ R&D, ठीक है ना। यानी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज 20 टाइम्स ऑफ द R&D। आपको दिख रहा है, ठीक है, यही हम लिखेंगे। आप इसको इस तरीका से बना सकते थे, ठीक है। हम क्या किए, 100 हम मान लिए, R&D रिसर्च के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना था, 5% था, तो मेरा आया 5। अब हम ये देखिए कि ये 5 जो है, इसका 20 मतलब 100 का दोनों 5 क्या रिलेशन है, तो हम रेशियो निकालें। जब भी टाइम्स पूछे आप रेशियो ही निकाल दीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और इससे क्लियर क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी का कितना गुना है, ठीक है ना। तो ये कितना है, 20 गुना है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज 20 टाइम्स ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, दैट इज R&D। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात मन में था कि हम 100 ही क्यों माने, ठीक है ना, हम 100 ही क्यों माने, जब मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो आप मान लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए। देखिए अब हम अगर टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम 500 माने, ठीक है, तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा होगा, 5% ही होगा। 5% मतलब कितना, 500 का 5%, ठीक है ना, और डेट इज 25 होगा। तब जो अगर रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, रेशियो निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर का और R&D का, तो कितना निकलेगा, ये 500 निकलेगा, ये 25 निकलेगा। अब फिर इसको करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 मतलब 25 से डायरेक्ट करते हैं ना, 25 सेकंड 25, 25 दूना 50 यानी कि 20 और 1 निकलेगा। फिर भी आपका वही निकलने वाला है, वैल्यू भले ही जो भी आए, लेकिन जब आप मान लिए हैं ना तो बेसिक खास करके परसेंटेज और रेशियो में अंतर ये नहीं पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा, आप कुछ भी क्यों न मान लें, लेकिन वो चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि हम उस डाटा को क्या माने हैं। अगर 100 माने हैं तो 100 लिखेंगे, 500 माने तो 500 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यही था, और दोनों प्रोसेस सही है, दोनों में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यदि परिवहन पर व्यय 2 करोड़ है, ठीक है ना, क्या है, यदि एक मिनट, यदि परिवहन पर व्यय 2 करोड़ रुपया है तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच क्या अंतर है। यानी इंग्लिश में पढ़ते हैं कि यदि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट इज 2 करोड़, देन व्हाट इज द डिफरेंस, बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट। सैलरी और एडवर्टीजमेंट के बीच का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। और टोटल ट्रांसपोर्ट का कितना दिया है, 2 करोड़ दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि सैलरी और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कितना होगा, हमको ये पता नहीं है, लेकिन हम परसेंटेज के थ्रू पता कर लेंगे। कैसे परसेंटेज के थ्रू पता करेंगे, तो उसमें एक वैल्यू मेरा दिया हुआ है, वो है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा है, ट्रांसपोर्ट के लिए TRA है, ठीक है ना, वही ट्रांसपोर्ट है। तो TRA यानी कि ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा हुआ है 13% हुआ है, कितना हुआ, 13%। इसका मतलब हुआ कि अगर ट्रांसपोर्ट पे खर्चा 13% है और उसका वैल्यू दिया है कितना, 2 करोड़ दिया, कितना दिया है, 2 करोड़ दिया है। तो हम बोलेंगे कि 13% का वैल्यू 2 करोड़ है, ठीक है। अगर 2 करोड़ है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर हम बोले, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी कितना होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो 100% होगा। कंपनी कितना खर्च किया, तो 100% टोटल खर्च किया है। अब उसी में 13% का वैल्यू 2 करोड़ दिया है, तो हम ये लिखेंगे कि 13% का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 करोड़ है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, और 100% का वैल्यू कितना होगा, 2 × 100 डिवाइडेड बाय 13 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा, 2 × 100 बाय 13। देखिए एक तरीका ये होगा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सैलरी और एडवर्टीजमेंट के बीच में अंतर कितना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सैलरी का टोटल खर्च निकाल लीजिए और एडवर्टीजमेंट का टोटल खर्च निकाल लीजिए और फिर दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। देखिए एक तरीका ये भी है कि आप क्या कीजिए कि सैलरी पे खर्चा कितना हुआ, सैलरी पे जो खर्चा है वो कितना है, 20%, ठीक है ना, सैलरी पे 20% है। और आपसे क्या पूछा, एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कितना है, तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कितना है, 15%, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5%। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे 5% का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो हम एक काम ये करेंगे, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं आपको कि 13% का वैल्यू हमें पता था, हम 100% निकालेंगे तो मेरा निकलेगा टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमको निकालना है नहीं, आप निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा, हम क्यों उतना निकाल लें, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं 100% को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि 13% का जो वैल्यू है वो 2 करोड़ है। हमसे 5% का ही वो पूछा है। आप इसे लैंग्वेज में ऐसे लिखिएगा कि 13% का जो वैल्यू है 2 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना। सैलरी इज इक्वल टू 20%, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी 20%, एडवर्टीजमेंट में 15% और डिफरेंस कितना होगा 5% होगा, ठीक है। तो 13% का वैल्यू कितना दिया है, 13% का वैल्यू कितना दिया है 2 करोड़। हमसे 5% का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना 13, यानी कितना निकलेगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.7692 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा 0.7692 निकलेगा, ठीक है, यानी इतना करोड़ होगा। तो इतना करोड़ को आप चाहते हैं कि इसको हम लाख में लिखें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लाख में, अगर करोड़ को जब लाख में कन्वर्ट करेंगे तो हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यानी कि पॉइंट को उठा के 76.92 पे जाके रख देंगे, तो इतना लाख होगा, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि ये करोड़ में रहे तो आप लिख दीजिए 0.7692 करोड़, ठीक है, या 76.92 करोड़ इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन जो कि 10/13 है, ठीक है ना। तो चूंकि कैलकुलेशन हम कर लिए हैं अभी, ठीक है ना, इसीलिए हम अब डायरेक्ट लिख दिए। आपके पास भी कैलकुलेटर रहेगा, आप भी वहाँ आराम से कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आंसर यही आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो यहाँ पे क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि 2 करोड़ है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे 2 करोड़ दिया है, तो आप आंसर को 2 करोड़ में भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं 2 करोड़ में छोड़ते हैं तो आप लाख में छोड़ करके 76.92 लाख में भी दे सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये है। हाँ, अगर पूछता टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता तो हम 100% का वैल्यू निकालते, ठीक ना। टोटल एक्सपेंडिचर अगर पूछता तो 100% का वैल्यू निकालते और लिखते कि 100% वैल्यू क्या होगा 2 × 100 डिवाइडेड बाई 13। तब हम 200 को 13 से डिवाइड करते और जो भी आता उतना करोड़ होता, ठीक है ना। लेकिन टोटल पूछा नहीं था, हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा था, और डिफरेंस कितना है 5%, यही हमसे पूछा था। हम 5% का वैल्यू निकाल दिए जो कि इतना आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। हम चीज़ों थोड़ा फास्टली करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि करों और ऋण पर जो ब्याज का कुल खर्च है, यानी कि टैक्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। दो टर्म है, टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्स, दिस वन, ये एक क्वांटिटी हुआ। और उसके साथ में आपसे पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। यानी कि आप टैक्स और इंटरेस्ट पे टोटल खर्च निकाल लीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड ट्रांसपोर्ट पे टोटल खर्च निकाल लीजिए और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। व्हाट इज द रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो नहीं पता, लेकिन हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम 100 भी मान लेते हैं। तो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, हम ये मान लेते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है कितना होगा 100 ही होगा, ठीक है ना। टोटल कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इजकल टू 100, ये हम लेट माने हैं। तो टैक्स और इंटरेस्ट पे कितना होगा, टैक्स एंड इंटरेस्ट पे कितना होगा, इंटरेस्ट पे, तो टैक्स पे कितना है, टैक्स पे 10% और इंटरेस्ट पे 17%। तो टैक्स और इंटरेस्ट पे कितना हुआ 10 + 17 यानी कि 27%, 27% टैक्स और इंटरेस्ट पे हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट, इस पे टोटल खर्च कितना हुआ। तो अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है 20 और ट्रांसपोर्ट कितना है 13, 20 और 13 कितना हुआ 20 और 13 यानी कि 33, ठीक है। तो 27 और 33 दोनों निकला। रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो रेशियो निकलेगा 27 और 33, यानी कि 3 से कैंसिल कर देंगे 9:11 और डैट इज योर आंसर, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कि माना कि हिंदी वाले माना कि कुल खर्च कितना है कंपनी का 100 है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि ब्याज और कर और ऋण पर ब्याज, तो टोटल खर्च जो है होगा वो कितना 10% + 17% इक्वल टू 27%। और टोटल खर्च मतलब कुल खर्च परिवहन और बुनियादी ढांचा को जोड़ देंगे तो मेरा निकलेगा 33 और रेशो निकाल देंगे तो 27 और 33 यानी कि 9 और 11, ये मेरा आंसर निकलेगा। इसका आंसर यही होगा, ठीक है।
कितना आसान था क्वेश्चन 68 के लिए, और 72 में 72 आना चाहिए था। जैसे कल भी आप बात किए थे, कल हम बात किए थे इसका क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो आना चाहिए क्वेश्चन, चीज़ों को देखिए अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, सॉरी चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ऋण पर ब्याज 2.60 करोड़ है, यानी ठीक है ना, कितना है 2.6 करोड़ है, वो क्या है, ऋण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन 2.6 करोड़ है। तो विज्ञापन कर और पगार पर ब्याज, पगार मतलब सैलरी, ठीक है ना, पगार मतलब सैलरी दिया है। तो ये पूछा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 2.6 करोड़ है तो आपको निकालना है कि एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, टैक्स एंड सैलरी, इस तीनों पर टोटल खर्च कितना होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, टोटल खर्च कितना दिया इंटरेस्ट ऑन लोन 2.6 करोड़, और इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, तो समझिए टोटल जो खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज कितना है 2.6 करोड़, 60 करोड़ है, ठीक है ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल, यानी कि अच्छा परसेंटेज में देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 17%, तो हम बोल देंगे कि 17% का जो वैल्यू है, 17% का जो वैल्यू है 17%, यही है 2.60 करोड़ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे पूछा है क्या है कि एडवर्टीजमेंट प्लस टैक्सेस प्लस सैलरी, इस पे टोटल खर्च कितना होगा। तो एडवर्टीजमेंट कितना है, एडवर्टीजमेंट पे आपका खर्चा है 15%, टैक्सेस पे जो खर्चा है वो है 10%, और सैलरी पे जो खर्चा है वो कितना है 20%, यानी कि टोटल 15, 10, 25 और 20 यानी कि 45%, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। यानी कि 17% का जो वैल्यू दिया था वो कितना दिया था 2.60 करोड़, आपसे 45% का वैल्यू पूछा है, तो 45% का वैल्यू कितना होगा 2.60 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है, यही निकलेगा। जब इसको डिवाइड आप कीजिएगा, ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए कितना होगा, एक मिनट करके बताते हैं, 2.60 इंटू 45 इंटू 17 दैट इज 6.88 करोड़, ठीक है, इसका ये आंसर निकलेगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे क्या है, इस पे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋण पर ब्याज, सॉरी, हाउ मच टाइम्स ऑफ द डिफरेंस, देखिए क्या बताता है, हाउ मच टाइम्स ऑफ द डिफरेंस, एक मिनट, हाउ मच टाइम द difference of the expenditure on interest on loan and the expenditure on advertisement, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और इसका क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, इसका एक्सपेंडिचर का कितना डिफरेंसेस है ये आपसे पूछा है, मतलब नहीं, ये पूछा है कि ये दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवर्टीजमेंट जो है, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है ना, वो एडवर्टीजमेंट का कितना गुना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और एडवर्टीजमेंट से कंपैरिजन कर दीजिए कि वो कितना उसका गुना है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, तो पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन एंड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक टर्म है, ठीक है ना, ऐसे देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 17%, एडवर्टीजमेंट कितना है, एडवर्टीजमेंट है आपका 15%, तो यहाँ पे 15% लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा 2% निकलेगा। तो ये पूछा है कि 2% जो है ना, ये 2% डिफरेंस जो है दोनों का, वो एडवर्टीजमेंट का कितना गुना है। तो हम डिफरेंस पहले लिखेंगे, या डिफरेंस ही लिखेंगे, डिफरेंस इधर और एडवर्टीजमेंट इधर लिखेंगे, तो डिफरेंस तो दो ही हुआ है, एडवर्टीजमेंट कितना है 15, तो ये कितना गुना है,
तो 15 का ये कितना गुना है, तो आप देख लीजिए कि ये 2/15 अगर करेंगे यानी कि ये 15 है तो ये 2 है, कितना गुना है, तो यहाँ पे परसेंटेज तो पूछा नहीं कि आपसे निकाल दीजिएगा कि डिफरेंस इज हाउ मेनी, यहाँ पे तो पूछा है कि डिफरेंस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट पूछा है, तो आप 2/15 ही कर दीजिए, यही इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में आप तोड़ नहीं सकते, फ्रैक्शन में बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप निकालिएगा अभी तो निकाल लीजिएगा कितना वो गुना, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, इस चीज़ का ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था पाई चार्ट का, पाई चार्ट के हम 5 क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा होगा ये बार ग्राफ का, और बार ग्राफ को हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। बार ग्राफ में 68 में बीपीएससी में एक बड़ी खास बात ये थी कि हर एक बार ग्राफ का वैल्यू दे दिया था, ग्राफ में ही इंडिकेट कर दिया था। नहीं तो इससे पिछला बार अगर देखिएगा तो ग्राफ जनरली ग्राफ में भी इंडिकेट नहीं करता है, बार ग्राफ में भी नहीं करता है, आपको मिलाना पड़ेगा कि ये डाटा कितना होगा, ये डाटा कितना होगा। ये अलग बात है कि जनरली डाटा पॉइंट में नहीं आता है, लेकिन आ भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करें जिसका डाटा पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये भी 68 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या था, ये क्या कहता है कि बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल ऑफ द बुक इन 1000 नंबर, ठीक है ना, यानी कितना जो भी बुक सेल किया गया था वो 1000 में किया गया था, फ्रॉम द 6 ब्रांचेज ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी, हाँ, ड्यूरिंग द 2 कंसेक्यूटिव ईयर 2000 से लेकर 2001 तक, मतलब 2000 से 2001 तक में वो कुछ बुक सेल किया था, और बुक जो सेल किया था वो 6 अलग अलग ब्रांच था, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, 4, 5 एंड ब्रांच 6 ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी 2001 से लेकर 2001 तक वो डाटा नीचे दिया हुआ है, यानी कि B1, अच्छा 2000 कौन है, 2001 कौन है, तो जो लाइनिंग किया हुआ है वो 2000 ईस्वी है, और जो डॉटेड है वो 2001 है। B1 में कहने का मतलब B1 जो सेल किया 2000 में 80, 2001 में 105, जो दूसरा ब्रांच था वो पहला साल यानी कि 2000 में 75 सेल किया था, बाकी में 65 किया था। इसी तरह आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा क्या है हम उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2, यानी कि हमको ब्रांच B2 पे फोकस करना है, और दोनों वर्ष की कुल बिक्री का दोनों वर्ष के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है, मतलब B2 और B4 के दोनों साल दोनों दो ब्रांच है B2 B4, उसका दोनों साल का टोटल सेल का रेशियो क्या होगा। तो आप देख लीजिए कि B2 का टोटल सेल कितना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि हम टोटल सेल ऑफ B2, टोटल सेल ऑफ B2, तो B2 का टोटल सेल कितना है 75 प्लस 65 है, ठीक है ना, तो टोटल सेल कितना है B2 का, वो 140 होगा, ठीक है। टोटल सेल ऑफ B4 का टोटल सेल कितना होगा, तो 85 है प्लस 95 है, यानी कि डेट इज 180। अब इसका रेशियो पूछ लिया है, तो रेशियो कितना होगा 140 और 180 निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, दैट इज 7:9। ये कितना आसान था, आपको सिर्फ जोड़ घटाओ गुना बस यही करना था, भागा तो कहीं कहीं करना पड़ता है, यहाँ एवरेज निकलना पड़ता है, मतलब यही बोर्ड मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन कितना नंबर का था बात करें तो 6 नंबर का था। बताइए हिस्ट्री में अब तो आप एक क्वेश्चन को लिखिएगा 4 पन्ना मतलब 1.5 पन्ना लिखिएगा तो 6 नंबर आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है, वो 4 नंबर भी दे सकता है, 3 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन इस छोटा सा क्वेश्चन बना करके अगर हम सही से स्टेप लिख दें तो मेरा 6 नंबर आ जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी दिया कि दोनों वर्ष के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, मतलब B6 का टोटल सेल हमको निकाल लेना है, कि दोनों वर्ष के लिए B3 की कुल बिक्री, फिर B3 का टोटल सेल निकालना उसका कितना परसेंट है। मतलब ये पूछा कि B6 में जो टोटल सेल हुआ था वो B3 का टोटल सेल का कितना परसेंट था। तो हम निकालने पहले कि B3 में टोटल सेल कितना था, तो B3 में जो टोटल सेल था 195 प्लस 110 था, ठीक है ना। 95 प्लस 110 कितना निकला 205 निकला। लेकिन B6 का जो टोटल सेल था वो कितना था, वो था 70 प्लस 80 था, दैट इज कितना 150।
मतलब इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन तेजी में बता रहे हैं, आप इसको लिखिएगा कैसे, इसे लिखिएगा कि टोटल सेल ऑफ B3 इन टोटल सेल ऑफ B3 इन 2 years that is 95 and 110 that is 205 and total sale of B6 in 2 years is that is 70 plus 80 यानी कि 150। ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कौन किसका कितना परसेंट है, तो पहले पूछा कि B6 की कुल बिक्री B3 का कितना परसेंट है, यानी कि आपसे पूछा है कि B6 का जो सेल है वो B3 का कितना परसेंट है। तो जिसका कंपैरिजन पूछेगा ना कि उसका कितना परसेंट है तो उसको नीचे रखा जाता है। मतलब B6 यानी कि 150 इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द B3 यानी 205। अब उसको परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। और ये 100 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा, 100 से इंटू करेंगे तो 73.17 के अप्रॉक्स में निकलेगा और ये इसका सही आंसर होगा। आप ऐसे तेज मत बनिएगा कि 205 को ऊपर में रख दिए 105 को नीचे में रख दिए। जो पूछा ना कि ये कितना है, ठीक है ना, तो जो ये वाला वैल्यू है ना उसको ऊपर में रखना है। कंपैरिजन टू यानी कि कंपैरिजन जिससे होगा वो नीचे में रहेगा। तो यहाँ पे पूछा था कि B6 कितना है B3 का, तो जो B6 है ना उस ऊपर में रहेगा, B3 नीचे रहेगा, 100 से इंटू होगा परसेंटेज में इसलिए, और आपका आंसर होगा 3.17। ठीक है। आगे देखते हैं कि 2001 में, यानी कि ईयर अब हमको सिर्फ लाइन डॉटेड वाला लेना है। 2001 में B1 B2 B3 का औसत बिक्री का कितना परसेंट 2000 की शाखाओं में B1 B3 B6 की औसत बिक्री है। ठीक है ना। मतलब ये क्या पूछा है कि समझिए, ये पूछा है कि B1 2001 में, तो सबसे पहले हमको 2001 का डाटा लेना है। 2001 में जो डाटा हम लेंगे वो किसका लेंगे, 2001 में जो डाटा लेंगे 2001 में किसका लेंगे, तो B1 B2 B3 का, यानी कि B1 प्लस B2 प्लस B3, इसका टोटल सेल हमको निकालना है। तो B1 का सेल कितना है 105, मतलब 2000 में B1 का सेल जो है देखिए कितना है 105 है, यानी कि ये 105 निकला। फिर B2 का कितना है 65 है, तो यानी कि प्लस 65 निकला। प्लस B3 का, तो B3 का कितना है 110 है, प्लस 110 निकाल लिया। ठीक है। लेकिन पूछा था कि B1 B2 B3 की औसत बिक्री, तो हम टोटल सेल निकालेंगे ना, तो एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज निकले, तीनों को पहले जोड़ दीजिए, तो तीनों को सम अगर करेंगे तो मेरा सम कितना निकलेगा 105 प्लस 65 170 प्लस 10 यानी कि 285। 285 सम निकला, एवरेज कितना निकलेगा 285 डिवाइडेड बाय 3 निकलेगा। तो 2001 में जो एवरेज निकला 285/3 निकला। लेकिन 2000 के से कंपैरिजन पूछा है हमको, तो 2000 में जो टोटल सेल होगा वो कितना होगा, वो भी हम टोटल से नहीं एवरेज सेल कितना होगा तो ये भी निकालना है। और 2000 में किसका, तो B1 B3 B6 का, ठीक ना, किस किस ईयर का लिया है, तो B1 B3 B6, तो B1 B3 एंड B6। तो B1 कितना है, B1 2000 में 80 था, B3 कितना था 95 था, ठीक है ना, और B6 कितना था, तो B6 2000 में 70 था। ठीक है। टोटल सम करेंगे तो कितना होगा 80 और 70 150 और प्लस 95 यानी कि 245, ये टोटल निकला। और एवरेज कितना निकलेगा 245 डिवाइडेड बाय 3 निकला। ठीक है। तो पूछा कि बिक्री के, अच्छा अब ये पूछा कि ये जो था मतलब B1 B2 मतलब 2001 में जो औसत निकला था वो 2001 औसत का कितना परसेंट है, ये पूछा है। अब देखिए 2001 में इनका बिक्री कितना परसेंट है 2000 में इनका बिक्री का, औसत बिक्री का। ठीक है। तो आपको ये कहा कि 2000 कितना परसेंट, 2001 में कितना परसेंट निकला, तो 2001 के वैल्यू को आप ऊपर रखिए। ठीक है ना। सॉरी पढ़िए तो क्वेश्चन को क्या पूछा है, व्हाट द परसेंट ऑफ द सेल B1 B2 इनटू इज एवरेज सेल ऑफ B1 यानी कि 2000 के सेल का कितना परसेंट है ये पूछा है ना। 2001 में जो सेल हुआ है वो औसत बिक्री का कितना परसेंट ही है। नहीं देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2001 में जो सेल हुआ है ना कि औसत बिक्री का कितना परसेंट ये है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये नहीं पूछा कि ये इसका कितना परसेंट है, पूछा कि 2001 में जो बिक्री हुआ उस
का कितना परसेंट ये है। मतलब आपको 2045 के बारे में पूछा है कि 2001 में जो सेल हुआ उसका कितना परसेंट 2000 वाला वैल्यू है। तो 2000 का जो वैल्यू है ना ऊपर में रहेगा, तो 2045/3 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2085 डिवाइडेड बाई 3, और इसको 100 से इंटू कर देंगे, ये मेरा निकलेगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये है कि 2001 में, ये नहीं है कि 2001 में जो बिक्री हुआ 2000 का कितना परसेंट था, बल्कि ये पूछा है कि 2001 में जो बिक्री हुआ वो 2000 का कितना परसेंट है, ठीक ना, सॉरी का कितना परसेंट 2000 में हुआ है ये पूछा है। तो हमसे ये पूछा है कि 2000 वाला कितना परसेंट है, तो 2000 वाला 45 ऊपर में रखेंगे, 285/3 इंटू 100 करेंगे, और ये जो 3 से 3 का कैंसिल हो जाएगा, 245/285 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर आई थिंक अप्रोक्स में जो आएगा वो आएगा 87.5 आएगा, और दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है। इसमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज 2000 के लिए निकालना है, तो टोटल सेल ऑफ कंपनी दे देते हैं, ठीक है ना, कि इन 2000 कितना होगा, तो एक में B1 में कितना था, मतलब B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, तो 2000 में B1 में कितना था, यानी कि 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 75, सॉरी 75 प्लस 70, ठीक है। टोटल सम करेंगे तो टोटल सम जो आता है, टोटल सम ये आपका आएगा 480। तो एवरेज निकालिएगा तो एवरेज निकलेगा 480 डिवाइडेड बाय, ठीक कंपनी है B1 से B6 तक, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 4 48 यानी कि 80 निकला, और डैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो आप लिखिए डैट इज योर आंसर नहीं मत कीजिएगा, आप लिखिएगा 1000 में नंबर है तो टोटल 80,000 लिखिएगा। यहाँ पे समझिए हर क्वेश्चन में यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जितना निकलेगा 85 निकलेगा, तो यहाँ पे 80 हम मतलब 1000 लिखेंगे, यहाँ भी टोटल 1000 लिखेंगे, ठीक है। इसका ये आंसर निकलेगा। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों वर्ष के लिए शाखा B1 B3 B5 की कुल बिक्री का कितना मतलब कितनी है। मतलब अगर B1 B3 B5 का निकालेंगे तो दोनों वर्ष को कंपैरिजन करना है, दोनों वर्ष को लेना है और टोटल सेल्स निकाल देना है, ठीक है। तो टोटल सेल कितना निकला, लिख लीजिए, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 प्लस किसका निकला है B1 B3 एंड B5, ठीक है। तो B1 कितना है, B1 का टोटल सेल, तो टोटल सेल कितना निकलेगा, B1 का टोटल सेल निकालिए ना, टोटल कितना निकलेगा 80 प्लस 105, कितना निकलेगा 80 प्लस 105 निकला B1 का। B3 का कितना निकलेगा, B3 का निकलेगा 95 प्लस B3 का 95 प्लस 110, फिर B5 का, B5 का कितना निकलेगा 75 प्लस 95, ठीक है। इस दोनों का सम कितना होगा 80 और 105 कितना हुआ 185, ठीक है। 90 और 105 के कितना होगा 205 हो जाएगा, और 75 प्लस 95 ये कितना होगा 170 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यही पूछा है कि टोटल सेल कितना होगा, टोटल सेल कितना होगा, तो 185 प्लस 205 प्लस 170, ठीक है। इस दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो मेरा निकलेगा 560, ये मेरा आंसर निकला, ठीक है। तो ये जो था वो क्या था, बार ग्राफ था। आप अभी देखिए पाई चार्ट के क्वेश्चन को देखें, बार ग्राफ को देखें, और हम फटाफट जो है अभी एक क्वेश्चन बचा है, छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हम चीज़ों को फास्टली था बताएंगे, ठीक है। वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नोट आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है ये जो सेल है, अब समझिए ये जो क्या कहता है, ये क्या कहता है कि 2012 से लेकर 17 तक एक डाटा दिया है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट ड्यूरिंग 2012 to 17। मतलब
क्या दिया है कि 5 स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, 5 स्टूडेंट के द्वारा जो हाईएस्ट नंबर है, यानी कि हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क, यानी कि आपको 2 नंबर दिया है, एक हाईएस्ट नंबर एक एवरेज नंबर। यानी कि सपोज कीजिए अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2005 में जो हाईएस्ट नंबर आया था 85 आया था, ठीक है, और जो एवरेज नंबर निकला 2012 में वो इंग्लिश में 65 ही आया सबका। तो दो हर एक ईयर में क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का 2 वैल्यू दिया है, एक हाईएस्ट नंबर एक एवरेज नंबर। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी का 2013 में अगर पूछेगा हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट कितना नंबर आया, तो हाईएस्ट आया 75, एवरेज कितना आया, तो एवरेज आया 63 आया था। 2015 में हिस्ट्री में पूछेगा तो हिस्ट्री में हम बोलेंगे कि हाईएस्ट आया था 85 और एवरेज आया था 60। तो यही 2 नंबर का खेला है। अब क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट इन 2015। सभी विषयों को 2005 में संयुक्त औसत कितना था, तो 2015 नहीं 2015, ठीक है। तो 2015 का जब निकला है कि सभी का, अच्छा किसको कंबाइन करना है, व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज मार्क्स, ठीक है ना, हमको एवरेज मार्क निकालना है, ठीक है ना। तो एवरेज कितना निकले, कंबाइंड एवरेज मार्क्स निकालना है। तो आप ईयर वाइज पहले एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है ना। ईयर वाइज कितना निकलेगा एवरेज मार्क्स, 2000 कहाँ से 12 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2012 से निकालेंगे, 15 का ही पूछा है सभी सब्जेक्ट का। तो 2015 में पहले हम ये लिखेंगे कि एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स कितना निकला। आप देखिए 2015 में किसके डाटा को जोड़िएगा, 55 को, फिर किसको 50 को, फिर किसको 65 को, फिर किसको 55 को, फिर किसको 60 को। मतलब आप जो सम कीजिएगा वो 55 प्लस 50 प्लस 65 प्लस कितना था, ये था 55 प्लस 55 और प्लस कितना था 60। तो ये जो निकला ना वो क्या निकला, एवरेज नंबर निकला था। और एवरेज कितना निकलेगा, सबको जोड़िएगा तो 285 निकलेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट इन 2005, यानी कि सभी का संयुक्त औसत कितना निकला। ये संयुक्त औसत मतलब औसत का टोटल हमको एवरेज निकालना है। तो टोटल तो 85 निकला 285, लेकिन हमको कंबाइंड एवरेज जब बात करेगा तो सम ऑफ एवरेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम ऑफ द एवरेज 285 हुआ, लेकिन हमको एवरेज कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो 285 डिवाइडेड बाय कितना साल था, मतलब ये 55 था, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से हम डिवाइड कर देंगे, मेरा आएगा 57। मतलब टोटल एवरेज मार्क्स मेरा निकलेगा 285, बट कंबाइंड एवरेज मार्क्स दैट इज 57। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड कंबाइंड एवरेज। ओके, सो इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा क्या है कि कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल 5 सब्जेक्ट इन 2005। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कहता है कि 2015 से 17 में अंग्रेजी का औसत अंक में कितना % वृद्धि हुआ। मतलब 2015 से 17 हमको 17 का डाटा लेना है और 15 का डाटा लेना है, और अंग्रेजी का लेना है यानी कि इंग्लिश का लेना है, और क्या लेना है तो एवरेज मार्क्स का लेना है। तो 2015 में जो एवरेज मार्क्स था वो 55 था, 2017 में 60 हुआ। मतलब यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि एवरेज मार्क्स इन 2015 इन इंग्लिश दैट इज कितना 55। फिर लिखेंगे इन 2017 एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, और दैट इज कितना 60। तो इंक्रीज कितना हुआ, 55 से 60 हुआ था, तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज होगा 55 पर 60 में से। अच्छा, अब फार्मूला लिख ही दीजिए, इंक्रीज कितना निकला, इंक्रीज हुआ 60 माइनस 55 दैट इज 5, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कितना % इंक्रीज हुआ, तो 5 इंक्रीज हुआ, किस में इंक्रीज हुआ 55 में हुआ, 100 में कितना होगा, तो 100 से इंटू कर देंगे इसको, यानी 5 को 100 से करेंगे तो 1/11 इंटू 100 हुआ, यानी कि 9.09% इसका आंसर निकलेगा। एक बात याद रखिएगा, जब इंक्रीज निकालना हो तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है, जब इंक्रीज या डिक्रीज हो तो हम डिफरेंस तो लिखते हैं, लेकिन डिवाइड किससे करते हैं, जब हम कॉपी चेक करें तो वहाँ पे गलत कर 2 स्टूडेंट गलती कर दिया था, जो मेरे पास कॉपी टेस्ट में आया था। क्या था कि इंक्रीज के केस में इंक्रीज से ही डिवाइड कर दिया, जो कि नहीं करना है। इंक्रीज के केस में जो दोनों में छोटा वैल्यू होगा उसको रखना है, ठीक है, नीचे में। जब डिक्रीज पूछेगा
तब हम जो बड़ा वैल्यू होगा उसको रखेंगे, क्योंकि इंक्रीज किस में हुआ, छोटा में नंबर बढ़ा है, डिक्रीज किस में होगा तो बड़ा से छोटा में नंबर हम जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब इंक्रीज पूछेगा तो दोनों में छोटा वैल्यू को रखना है, और जब डिक्रीज पूछेगा तो दोनों में बड़ा वैल्यू को रखना है। इस तरह आपका आंसर आया 9.09%, दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में गणित में उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक है। तो गणित में हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो गणित का हाईएस्ट नंबर कितना होगा, मतलब मैथ का हाईएस्ट नंबर कितना है, 75 75 75 75 85 और 85, यानी कि हाईएस्ट नंबर तो 85 ही है मैथ में, सॉरी इसमें, ठीक है ना, तो 85 है। लेकिन उसमें एवरेज नंबर देखा जाए कि औसत अंक कितना है, सॉरी उच्चतम औसत अंक, उच्चतम औसत अंक मतलब एवरेज का हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो 60 65 65 65 यानी 70, ये है 70 है। अब ये पूछा कि हाईएस्ट नंबर में, ठीक है ना, और जो उच्चतम हाईएस्ट का मैक्सिमम और एवरेज का मैक्सिमम में दोनों में किस वर्ष डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो देखिए सबका तो मतलब आप जोड़ लीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं, ठीक है ना, हो सकता है गलती पढ़े। किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक, गणित मतलब किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक, ठीक है ना, और उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक है। ठीक है ना, गलती हो गया था, बोला कि आपको हर ईयर का कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, किससे कंपैरिजन करना है, तो एवरेज नंबर से, ठीक है ना, हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, ठीक है ना, निकालना तो कितना होगा, तो समझिए 2000 अगर 12 का कंपैरिजन करेंगे तो मेरा 2012 में हाईएस्ट मार्क कितना निकला था, 75 निकला था 2012 में, लेकिन हमको उच्चतम औसत अंक लेना है, तो उच्चतम औसत अंक कितना निकला, 70 निकला, और उसका डिफरेंस कितना, 5 निकला। 2013 का जब बात करेंगे तो 2013 में जो नंबर निकलेगा वह कितना निकलेगा, 2013 में, एक मिनट, हाँ 2013 में कितना निकलेगा, 75, तो 75 में से माइनस करेंगे, मैक्सिमम नंबर जो एवरेज है 70 यानी कि 5 निकलेगा। तो इसी तरह क्या करना है कि हर एक साल का उच्चतम अंक लेना है और एवरेज का मैक्सिमम नंबर लेना है। ध्यान रखिए, किस वर्ष जब कंपैरिजन करेगा तो हर वर्ष को कंपैरिजन करना होगा, और कंपैरिजन हम किस नंबर से करेंगे, तो क्वेश्चन में बोला है कि कंपैरिजन जो कीजिएगा कि हर एक साल का हाईएस्ट नंबर लीजिएगा और उसके साथ किसको माइनस कीजिएगा, तो एवरेज का जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको माइनस करना है। ठीक है, तो 2012 में जो हाईएस्ट नंबर था वो 75 था, लेकिन एवरेज मैक्सिमम यानी कि सबको आप 70 से डिफरेंस कीजिए। तो जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर दिख ही रहा है कि यहाँ पे 85 है, यहाँ 85 है, यानी कि 2015 में और 2017 में एक ऐसा वैल्यू आएगा, 2015 में जो डिफरेंस आएगा 85 माइनस 70 यानी कि कितना, 15, और इसमें भी 85 माइनस 70 आएगा यानी कि 15, 85 माइनस 70 यानी कि 15 आएगा। मतलब 2 वर्ष ऐसा रहा जहां पर उसका हाईएस्ट नंबर और एवरेज का हाईएस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस जो होगा मैक्सिमम था। बाकी सब में तो देखिए कि इसमें निकालेंगे तो 70 में से 75 में से 70 जाएगा तो कितना, 5 निकलेगा, यानी कि 5 और 15 यही 2 डाटा निकलेगा, और 15 जो निकला डाटा वो 2 साल निकला, वो 15 में निकला और 17 में निकला। इस तरीका से आंसर निकलेगा। जब बोला कि किन वर्ष में, तो आप बोलिएगा कि 2015 और 17 में जो मैक्सिमम नंबर था, मतलब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर एंड एवरेज मैक्सिमम नंबर इज हाईएस्ट, दैट इज 50। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर बोला कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, ठीक है ना, हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 2016 में गणित का औसत अंक का कितना परसेंट था, यानी कि 16 में गणित का एवरेज नंबर लेना है और 2013 में हिंदी का मैक्सिमम नंबर लेना है। तो लेते हैं 2013 में हिंदी में मैक्सिमम नंबर कितना है, 75। तो यहां पर लिखना है कि मैक्सिमम नंबर इन हिंदी इन 2013 दैट इज 75। ठीक है ना, और क्या लेना है, 2016 में गणित का उच्चतम अंक, गणित के औसत अंक, तो लिखना है कि एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इन
2016 वह कितना था? तो 2016 में गणित का औसत अंक कितना था? ये था आपका 2016 में, अच्छा 16 में गणित का औसत अंक ना, एक मिनट 2000, एक मिनट, 2013 में हिंदी का उच्चतम अंक, 2013 में हिंदी का उच्चतम अंक कितना निकला? 75 निकला, ठीक है। 2016 में गणित का औसत अंक, 2016 का गणित का औसत अंक डेट इज 55, ठीक है ना। यानी कि 2016 मैथ में कितना था? 55 था। तो अब ये पूछा है कि जो 2013 में जो था 16 का कितना परसेंट है? तो आप 13 के वैल्यू को ऊपर रखिए, 55 के वैल्यू को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसका आंसर जब निकालिएगा तो 100 से तो ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि ऊपर 75 है नीचे 55 है। जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर निकलेगा 136.3%, और डैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितना क्वेश्चन है? अच्छा 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 दिख रहा है एक मिनट कमेंट था देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्या पूछा है? 2013 में 50 विद्यार्थी ने गणित परीक्षा दी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन मैथ दैट इज 50, ठीक है ना। यानी कि 50 बच्चा दिया था एग्जाम मैथ में, कब? तो 2013 में। तो उन्होंने अंकों का कुल योग ज्ञात करें। अब देखिए हमको पता है, एक फार्मूला पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है कि सम डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है ना, टोटल नंबर है। तो जब आपको किसी भी डाटा का एवरेज दे दिया हो और उसका नंबर दे दिया हो, तब अगर आपसे सम पूछ लिया तो आप क्या कीजिएगा? एवरेज को नंबर से इंटू कर दीजिए, आपका सम निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि कुल अंक कितना होगा, सॉरी कुल योग कितना होगा। तो टोटल सम निकलना है, निकालना है। तो टोटल सम निकालना, तो टोटल सम कितना होगा? तो एवरेज निकालेंगे इंटू नंबर लिखेंगे। और एवरेज 2013 में 50 विद्यार्थी ने गणित में भाग लिया, इसका मतलब टोटल नंबर जो है हमको पता है 50 है। एवरेज हम ग्राफ से देख लेंगे। तो 2013 में मैथ ही ना, मैथ में टोटल नंबर कितना है? 75 है। नहीं 75 नहीं, हम ये तो गलत है, 75 हाईएस्ट है, कितना है? 55 है, यहाँ पे 55 है। टोटल एवरेज कितना है? 55, ये निकालना है। तो एवरेज कितना निकला? 55। तो हम दोनों को 55 को 50 से इंटू कर देंगे, तो टोटल सम कितना निकलेगा? 55 इंटू 50, यानी कि टोटल करेंगे तो 2750 निकलेगा, और डैट इज योर आंसर, ठीक है। इसका यही था। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किन 2 वर्ष के बीच विज्ञान में उच्चतम अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। तो किन 2 वर्षों के बीच, आप हर वर्ष को कंपैरिजन कर लीजिए, 2012 का कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। तो 2012 में देखिए, नहीं सॉरी 2012 क्यों कंपैरिजन करेंगे, आपसे पूछा है साइंस पूछा है ना, अच्छा साइंस पूछा है। देखिए अब तक किन 2 वर्ष के बीच विज्ञान में उच्चतम अंक का अंतर सर्वाधिक रहा, ठीक है। तो समझिए 2000 किन 2 वर्ष के बीच सबसे ज़्यादा अंतर रहा। तो आप कंपैरिजन कीजिए, तो यहीं से डाटा लेते हैं विज्ञान का, साइंस में कंपैरिजन, मतलब इस डाटा को आपको फोकस करना है, ठीक है। अब ईयर भी निकालना है। तो 2012 में देखिए उच्चतम अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। तो 2014 में कितना, 2014 में ही दिख रहा है, 2014 में कितना है देखिए, तो 2014 में 50 है, ठीक है ना। और 2016 में कितना है? 2016 में कितना है? 90 है, ठीक है ना। तो इसी दोनों का डिफरेंस जो होता है हमको लगता है, अच्छा एक मिनट, 50 लिए और 90 लिए, ठीक है। अच्छा एक बताइए, जब आपको मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है तो आपका कोशिश क्या रहेगा? आपका कोशिश ये रहेगा कि हम, अच्छा मैक्सिमम डिफरेंस कब निकलेगा? जब लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस ही मैक्सिमम होगा। अगर हम यहाँ पे ये निकालते, क्योंकि यहाँ पे हर साल का कंपैरिजन करना है, लेकिन आप टैक्टिस अपनाइए, जब आपको निकालना है कि किस साल, अच्छा मेरे पास 5 साल है, यानी 2012 से लेकर के 6 साल है, 2012 से लेकर 17 तक 6 साल है, 75 है, 55 है,
50 है, 85 है, 90 है, 70 है। जब हमको निकालना है कि मैक्सिमम डिफरेंस किस साल के बीच में है, तो जब हम निकालेंगे तो हाईएस्ट नंबर निकालेंगे कि हाईएस्ट नंबर किस साल है, लोएस्ट नंबर किस साल है। तो जब हम ये फॉर्म क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, लोएस्ट नंबर, ठीक है ना, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन, आप क्या लिखिएगा, मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम ढंग से लिख लेते हैं, समझिए, डिफरेंस, हो, मैक्सिमम डिफरेंस विल बी, कितना होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम ने यानी कि मैक्सिमम नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, यही करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर कब है और कितना है, मैक्सिमम नंबर है 2014 में 50 है और 2016 में कितना है, 90 है। तो इन्हीं दोनों बीच के डिफरेंस कितना है, 40 है। बाकी किसी भी साल को आप कंपैरिजन कर लीजिए, मैक्सिमम डिफरेंस 40 नहीं निकलेगा। तो आपको ट्रिक पकड़ना क्या है, किस साल मैक्सिमम नंबर है, किस साल लोएस्ट नंबर है, दोनों को हम कंपैरिजन करके निकाल लेंगे, डिफरेंस मेरा मैक्सिमम ही निकलेगा। अगर आप मान लीजिए 2 साल को कंपेयर, मान लीजिए 76 को लिए, तो 90 में से 76 माइनस करते तो कितना आता, मेरा 24 ही आता। 24 ने कितना आता, 10 में से 10 14 ही आता। तो डिफरेंस कितना निकला, 14 ही निकला। तो जब आपको मैक्सिमम डिफरेंस निकालना हो ना, तो आप 2 डाटा पकड़िए, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक लोएस्ट वैल्यू, उसी दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आज बस ये हो गया। ये जो पाई चार्ट है ये हमको लगता है कि 267वीं का होगा। हम इस क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। आज हम इतना मतलब 68 का जितना PYQ था हम सॉल्व कर लिए हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिला टेलीग्राम पे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वो नंबर है 725011, ठीक है ना, 7250110904। 7250 क्या नंबर नोट कर लीजिए, 7250110904। अगर इस पे भी नहीं मिला तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 9304855725। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कीजिएगा, हम भेज देंगे। लेकिन नंबर आप फिर से लिख लीजिए 9304855725। ये नंबर मेरा नंबर है, इस पे आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम ये PDF भेज देंगे जिसमें 68 का पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम कल हम 67 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसे रिवीजन करें और कल इसी टाइम पे आप लैब मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।